हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपना क्लास 10 मैथमेटिक्स के कंप्लीट रिवीजन करेंगे और एक तरीके से नोट्स तैयार करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जरूर याद करनी है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसके बाद फैक्टर ट्री आपको बनाना आ सकता है, तो ये आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय प्रूव करना, जैसे √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। तो बिल्कुल एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप आपको ये लर्न करना है बेटा। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे पास इस तरीके के, जहाँ पे कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है परिमेय और अपरिमेय को, तो इनका जमा और घटा या गुणा और भाग भी अपरिमेय होता है अगर इस तरीके से संख्याएं दी गई होती हैं। तो हमें प्रूव करना है, जबकि √5 ऑलरेडी अपरिमेय गिवन है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन इसका बनता है, आपको एज इट इज लर्न करना है ये भी बेटा। नेक्स्ट हमें आता है इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना, प्राइम फैक्टर करना, तो वो सब आप अच्छे से जानते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम हर एक फैक्टर की छोटी घातों को कंसीडर करते हैं, है ना। जैसे आपने यहाँ पे देखा 15, 24, 30 का है, तो इनमें से 2 की घात सबसे छोटी कौन सी है, जहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब 0 घात छोटी है। अब 3 की देखेंगे तो 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यानी कि 1 ही आएगी। ऐसे ही 5 की, 5 यहाँ पे हमारे पास नहीं है, इसका मतलब 5 की घात 0। एचसीएफ पे छोटी घातें और एलसीएम में बड़ी घातें देखेंगे, कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं है। ये करने के बाद हमें फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए आ सकता है, या इस फॉर्मूले से रिलेटेड ये देखिए 2 टर्म्स यहाँ पे हैं और एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे, यानी कि टोटल 4 टर्म्स हैं। 4 में से कोई भी 3 चीज़ें आपको वो दे देगा और चौथी चीज़ इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। और यही बेटा यही हमारा चैप्टर 1 का सारा इम्पोर्टेंट, जो कि आपको मस्ट डू करना ही करना है। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का, जिसमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको चेक करने को आ सकता है कि बताइए कौन सा बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद क्या होता है, उसमें हमेशा चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, ना वो घटा की हो सकती है ना ही बटा में हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे को कंसर्न करना है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। c कांस्टेंट होता है एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जो द्विघात वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इस चैप्टर में सीखते हैं सम ऑफ जीरोस -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, अगर आपको दिया गया एक शून्यांक एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब उनको जमा करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि उनका योगफल 0 के इक्वल है। ऐसे गुणात्मक प्रतिलोम अगर बोले गए हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है, तो c/a = 1 है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जीरोस आपको निकालने को बोला जाता है और उसके बाद कहता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करें। तो देखिए मिड टर्म को स्प्लिट करके आप इसके जीरोस निकाल लेंगे बेटा। पहले आपने इसको मिड टर्म स्प्लिट किया, फैक्टर्स बना लिए, फैक्टर्स को 0 के इक्वल किया और फिर आपको जीरोस मिल गए, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो योग पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ा हमने, योग पता चल गया, गुणा किया तो गुणा आ गया आपके पास। और अदरवाइज फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला किसके बराबर है, -b/a, सो दैट मीन्स इट इज -7/2। तो वही हमारा यहाँ से आ रहा था। ऐसे गुणा का क्या फॉर्मूला अभी हमने पीछे सीखा, c/a। तो c क्या है यहाँ पे, 6/2 यानी कि 3, और वो भी हमने यहाँ चेक कर लिया। देयरफॉर द फॉर्मूला इज वेरीफाइड। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें द्विघात बहुपद बनाना आता है जरूर, जबकि मूलों का योग और गुणनफल ऑलरेडी दिए गए हैं। तो इसमें सिंपली यू हैव टू पुट द फॉर्मूला और उसके बाद वैल्यूज रख देनी है। फॉर्मूला क्या है, x² - सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। क्योंकि ये बहुपद है इसलिए इसकी सिर्फ एक ही साइड होती है, तो अब आपने सिर्फ योग की जगह घटा 2 रख देना है, ब्रैकेट में रखेंगे घटा की टर्म को, बाहर भी एक घटा है ऑलरेडी प्लस हो गया, और गुणनफल -5 एज इट इज। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि जबकि बहुपद बनाना है जबकि मूल दिए गए हैं, तो हमें तो फॉर्मूला सम और प्रोडक्ट के लिए पता है ना, तो हम पहले यहाँ पे सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले को यूज करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे।
थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे जहाँ पे चरों की घातें एक हैं लेकिन वेरिएबल कितने हैं, दो होंगे, x और y। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इनकी। सेकंड, आपको इसकी कंडीशन सारी बाय हार्ट लर्न करनी है बेटा। अगर इनका ग्राफ एक लाइन पे एक बिंदु पे कट कर रहा है, दैट मीन्स एक सॉल्यूशन है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और इसकी कंडीशन क्या बनेगी, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और हम कहते हैं कैसा है ये सिस्टम, संगत है या कंसिस्टेंट है। दूसरा, संगत की कंडीशन जब हो सकती है जब दोनों लाइनें एक दूसरे को ढक लें, संपाती हो जाए, वन लाइन ओनली, और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होती हैं और तीनों रेशोज आपके बराबर होते हैं। सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब दोनों ग्राफ में हमारी लाइनें पैरेलल हो, समांतर हो, एक दूसरे से कभी नहीं मिले। और इसकी कंडीशन क्या होती है, पहले दोनों रेशियो इक्वल होते हैं जबकि तीसरा बराबर नहीं होता। यहाँ पर हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि बताइए ये दोनों लाइनें, दो आपको कोई लाइनें दी गई होंगी, बताइए कैसा सिस्टम है ये। तो हम इसके रेशो चेक कर लेंगे बेटा बहुत ध्यान से, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में ये 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, जबकि ये 10/9 आ रहा है। इसका मतलब पहले दोनों रेशो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो हम लिख देंगे देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, समांतर रेखाएं बनेंगी इसकी। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ है, जबकि k का वैल्यू निकालना है और कोई हल नहीं ऑलरेडी दिया गया है, तो इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई करनी है मुझे। अब मैं ध्यान से वैल्यूज रख दूंगी और फिर दो को कॉम्बिनेशन बना के हम k की वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद सिस्टम को सॉल्व करना आता है, जिसके लिए आपने 2-3 मेथड सीख रखे हैं। आपको जो भी एक अच्छा मेथड इजी लगता है, जिसमें आपकी मास्टरी है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ 3y था, सिर्फ हमें साइन चेंज करना था, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अदरवाइज आप कोफिशिएंट सेम भी बना सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं, एक तो इक्वेशन है तो उसके दोनों साइड्स होंगे, और क्वाड्रेटिक है इसलिए इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब टाइप्स क्या होते हैं इक्वेशंस के, लीनियर जिसकी घात 1 है, देखिए जहाँ वेरिएबल की घात देखी जाती है ना, पावर हमेशा वेरिएबल की होती है। तो क्वाड्रेटिक में इसकी पावर 2 होगी और क्यूबिक में पावर 3 होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है। उसके बाद हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 फॉर्मूले हमें आते हैं। एक तो मिड टर्म को स्प्लिट करना, जो कि आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, और सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि देखिए यहाँ आपको किस तरीके से यूज़ करना है। पहले हमें d निकालना होता है इसके लिए, विच इज इक्वल टू b² - 4ac। और फॉर्मूला क्या है उसके बाद, अगर रूट्स रियल होते हैं तब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं -b ± √d/2a। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, d को चेक करते हैं। d को आप बहुत ध्यान से वैल्यूज रखेंगे, और उसके बाद अगर ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो रूट्स रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं। अगर बराबर होता है 0 के, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, मूल कितने होंगे, 2 होंगे। जितनी पावर होती है उतने ही रूट्स होते हैं। और अगर ये नेगेटिव आ जाए आपका 0 से छोटा, तो हमारा कोई रूट नहीं निकलेगा, नॉट रियल रूट्स, और आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। वैल्यू ऑफ k निकालनी है, जबकि 2 इक्वल रूट्स ऑलरेडी दिए गए हैं, समान हल दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसी पैटर्न पे हमें जरूर क्वेश्चन में करने को आते हैं। देखिए 2x² + kx + 3, पहले आपने क्या किया, इसके ABC लिख लिए ध्यान से, है ना। फिर इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d = 0। d का फॉर्मूला लगाएंगे, b² - 4ac = 0, और बिल्कुल ध्यान से वैल्यूज रख के देखिए यहाँ पे k² = 24 आपने किया, और जब इसका अंडर रूट करेंगे बाहर प्लस माइनस दोनों साइन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविक्त कर 1 है,
तो भी बताइए, अभी हमने डी को 0 माना था, अभी इसने डी को 1 के इक्वल दिया गया है तो हम फॉर्मूले को 1 के इक्वल कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट कहता है इसमें x बराबर 3 अगर एक रूट है तो k बताइए। अब इसका मतलब x की जगह जहाँ जहाँ आपके पास क्वेश्चन में x है आप 3 रख देंगे तो ये जो वेरिएबल k रह जाएगा इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल पाएंगे। फिर उसके बाद सॉल्व करना आता है इक्वेशंस को, है ना, द्विघात इक्वेशन समीकरण को। तो ये 2 तरीके हमने सीखे हैं, मध्य पद को तोड़कर और द्विघात सूत्र द्वारा। इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपको पता ही है कि डी हमेशा सेम रहता है ना। ऐसी सीरीज होती है जिसका अंतर हमेशा सेम रहता है। एक हमारे को ये दिया हुआ है 3 5 7 9, तो ए व्हाट इज ए, फर्स्ट टर्म 3 हो गई। डी हमेशा कैसे निकालते हैं, आगे वाली में से पहले वाली को घटा के, दैट मीन्स 5 - 3 = 2। यहाँ पे आप डी कैसे निकालेंगे, 5 - 9, और आपको माइनस प्लस साइन का बहुत ध्यान रखना है। सो इट बिकम्स -4। यहाँ देखिए -2 -1, सो इट बिकम्स -3। और आपको पता ही है ए और डी से जब हमें पता चल जाए तो हम एपी कैसे बनाएंगे, डी को ऐड ऑन करते जाएंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन, और डी हमेशा माइनस करके ऐसे। फिर nth टर्म का फॉर्मूला है, फिर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है, जिसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, n/2 n ब्रैकेट में 2a + n - 1t, और सेकंड n/2 a प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। और an का एक और तरीका भी है निकालने का, अगर सम हमें पता हो Sn - Sn - 1। तो ये पूरा चैप्टर 5 टर्म से मिलकर बना है। a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स, an nth टर्म की वैल्यू, और Sn क्या है बेटा, सम ऑफ n टर्म्स। तो इन 5 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं, और जो भी बाकी 2 रह जाती हैं हम इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके निकाल लेते हैं। इधर के कोई सा भी फॉर्मूला एप्लीकेबल हो हम निकाल लेते हैं। फिर 6 सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सिमिलरिटी की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, असंगत भुजाएं समानुपाती हों, ठीक है। और हमारे पास ये रूल आपको याद रखने कि किन किन कंडीशंस में हो सकते हैं, AA रूल, SSS रूल या SAS रूल। अब अगर सिमिलर दिए गए हैं तो एक तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बेटा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में इक्वल होती हैं। थेल्स थ्योरम आपको बहुत बिल्कुल एज इट इज़ बाय हार्ट लर्न कर लेनी है, जिसमें अगर एक लाइन पैरेलल तीसरी भुजा के खींची जाए तो यहाँ का रेशो और इस साइड का रेशो इक्वल होता है। और इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास क्या आता है कि अगर ये जो पैरेलल लाइन है और इस लाइन का रेशो कंसीडर किया जाए बेस लाइन के साथ इसकी, तो यहाँ हमें टोटल का रेशो लेना पड़ेगा, AD/AB लेना पड़ेगा, AD/AB। ऐसे इस साइड AE/AC लेना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ध्यान से करने हैं बेटा। देखिए, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, एक तो उनकी भुजाओं का अनुपात सेम होता है, उनके परिमाप भी उसी अनुपात में होते हैं, उनके अगर शीर्ष लंब खींच दिए जाएं तो वो भी उन्हीं अनुपात में होंगे, और अगर माध्य का खींच दी जाए मीडियन तो वो भी सेम रेशो में होगी। यानी कि अगर भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो परिमाप भी 2:3 होगा, शीर्ष लंब भी 2:3 होगा, और माध्य का भी 2:3 होगा, ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन कई बार आप कर चुके हैं, ध्यान से इसे समझना है आपने। उसके बाद ट्रायंगल सिमिलर करने को आ सकते हैं, तो अभी जो हमने रूल देखे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चेक कर लोगे। जैसे यहाँ साइड एंगल साइड लग सकता है, आप चेक करेंगे कि क्या सच में ये फॉलो हो रहा है, उसके बाद आप अपना रिजल्ट लिख देंगे। और ये अगेन थेल्स थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारे पास, आपने ध्यान से समझना है। उसके बाद चैप्टर 7 आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम 2 फॉर्मूले सीखते हैं और उसी से रिलेटेड मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला, ये सब हम करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लेना होता है तो एक्स 0 की फॉर्म में होता है, वाई अक्ष पर होता है तो 0y। असम दूरस्थ है, इसका मतलब जो पॉइंट बीच में है उसकी दूरी दोनों जगह से बराबर है। और ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। समबाहु आपका मतलब है त्रिभुज आपको प्रूव करना है तो तीनों दूरियां बराबर करोगे। इस तरीके से आप बेटा सारी चीज़ें याद करके जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली अपने फॉर्मूले को
क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सारे ये सब रूल्स यहाँ लिखे हैं बेटा, आप लर्न कर लेंगे इन्हें। अनुपात सूत्र आपके सामने है, ये रेशो को इस तरफ ले जाते हैं और इस रेशो को इस तरफ, ध्यान रखना है। और नीचे दोनों रेशोस को टोटल कर लेते हैं। मध्य बिंदु सूत्र आपको याद करना है। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, ध्यान से समझ लीजिए ना इनको। रेशो आपको दिया गया, के की वैल्यू निकालिए, तो के हम इस तरफ रखेंगे। उसके बाद रेशो फॉर्मूला, कई बहुत सारे क्वेश्चन आपने इस तरीके के किए हुए। समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, मध्य बिंदु डायगोनल्स का सेम होता है, तो हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा के अननोन जो भी हमें कहीं दिया गया है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। केंद्रक का फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपके पास एक समकोण त्रिभुज होता है। हम 6 तरीके के रेशो सीखते हैं और आपको फॉर्मूला भी याद करने का तरीका पता है। क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, जैसे सपोज एक ट्रायंगल बना हुआ है 10A × 10C, तो आपने ध्यान रखना है कि जो साइड आपसे एंगल मांगा जा रहा है, A मांगा जा रहा है, तो इसका मतलब वो बेस है। अगर C आप देखोगे तो इसका मतलब बेस आपकी बात 3 सेंटीमीटर होगी। अगर आप 10A निकालोगे तो ये बेस मानोगे 4 सेंटीमीटर। तो इस बात का ध्यान रखना है बेटा, बाकी सब आपको अच्छे से आता है। फिर टेबल में एज इट इज वैल्यूज बहुत थॉरोली लर्न कर लेनी है बेटा, कहीं गलती ना हो, पेपर में आए तो उसे साइड में लिख लेना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें सबसे पहले आज अब की बार हमने इसमें क्या सीखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। एलिवेशन कब होता है, जब नीचे से आप ऊपर देख रहे हैं, है ना। तो आपका ये कैसे बनेगा, देखिए नीचे से ऊपर, यानी कि आप सी की पोजीशन पे हैं और आप ए को देख रहे हैं, इस तरीके से नीचे से ऊपर देख रही है आपकी आँख। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है बेटा, जब हम ऊपर से कोई चीज को नीचे देख रहे हैं। आप पी पर हैं, पी पॉइंट पर, और उससे आप नीचे देख रहे हैं। तो इस केस में आपको पता है हमेशा हमें एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है और फिर जो एंगल इसके साथ बनता है वही एंगल यहाँ बन जाता है, और हमेशा राइट एंगल फिगर आपको करेक्ट ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा कैसे होता है, इट इज P/H, कॉस थीटा इज B/H एंड टेन थीटा इज P/B। तो ये कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है इसमें टेबल 0, 30, 45, 60 और 90 के एंगल बिल्कुल कंप्लीटली आपको बिना कंफ्यूजन के लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा सर्कल, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और एक एक क्वेश्चन इसका हमें करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें डिडक्शन नहीं है। और ये टेंजेंट आपको पता ही है, जहाँ पे एक पॉइंट पे टच करती है लाइन तो वो टेंजेंट कहलाती है। और ये रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। थ्योरम, 2 थ्योरम है इस चैप्टर में, दोनों हमें बहुत अच्छे से करनी है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किए जाए, 2 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, वो दोनों की लेंथ इक्वल होती है, और ये रेडियस और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दोनों थ्योरम्स करनी है और हर एक क्वेश्चन इसका बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसमें पेरीमीटर आप निकालना सीखते हो, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, फिर उसका एरियाज निकालना सीखते हैं और सेगमेंट्स का एरिया निकालना सीखते हैं। 3 फॉर्मूले हमें लर्न करने हैं इसमें। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चक्कर, एक पहिया, एक चक्कर यानी कि एक परिधि, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब इसी में आता है परिमाप निकालिए, तो परिमाप मतलब सारी बाउंड्रीज का टोटल। तो एक तो ये लेंथ ऑफ द आर्क है और एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है। अब फॉर्मूले आपको पता ही है ना। उसके बाद घड़ी की मिनट की सुई का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन जाएगा बेटा। अब 5 मिनट में पूछा है तो 5 से गुणा करके निकाल देंगे, है ना। उसके बाद एरिया निकालने का सीधा फॉर्मूला हमने लगाना है। नेक्स्ट बेटा चैप्टर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसमें कि कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको सारे फॉर्मूलेस बिल्कुल अच्छे से लर्न होने हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें हम नीचे का बेस और टॉप छोड़ देते हैं, चाहे कोई भी फिगर हो, कोई भी फिगर हो, अगर सिर्फ बाउंड्री ये 4 दीवारी कंसिडर की जा रही है ना, बिना नीचे का बेस और टॉप कंसिडर किए, तो वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कब होता है, जब हम इन दोनों चीज़ों को भी ऐड कर लेते हैं। और वॉल्यूम आपको पता ही है, वॉल्यूम का मतलब है
नीचे का बेस का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए एल भी एच हो गया। बिल्कुल क्लियरली आपको सब समझा रखे हैं कि कैसे हम फॉर्मूले डिराइव करते हैं और कैसे लर्न करने हैं। इस चैप्टर में मेन ध्यान रखो यही रखना है कि हमेशा यूनिट सबकी सेम रहनी चाहिए। जैसे कहीं मीटर में है या सेंटीमीटर में है तो हम उन्हें सेम बनाएंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर से आप जब बड़े पे जाओगे तो डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखिए कन्वर्जन ऑफ लेंथ्स मैंने आपको सब समझा रखा है। 1000 मीटर 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर का मतलब 1000 से डिवाइड करके आप किलोमीटर पे पहुंच जाओगे। तो देख फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। 1 मीटर इक्वल टू 100 cm। 1 मीटर स्क्वायर इसका मतलब 100 इंटू 100 cm स्क्वायर। 1 मीटर क्यूब इसका मतलब 3 बार गुणा करना है ना, सेंटीमीटर क्यूब। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। कई बार जब वो कहता है ना हमें कि लीटर में आंसर दीजिए तो हम तो मीटर क्यूब में तो निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। और आप देखिए बड़ी यूनिट से छोटी पे जाओगे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन छोटी से बड़ी पर जाना हो, जैसे यहाँ छोटी सेंटीमीटर से मेरे को मीटर पे जाना है तो मेरे को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। एंड दिस इज अवर लास्ट चैप्टर, चैप्टर 14 स्टेट्स का। सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं। मीन, माध्य, डायरेक्ट मेथड जिसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और इनके सब एक्स क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। एफ हमारी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता। और एज्यूम मीन मेथड हमें करना है, कल्पित माध्य विधि, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, वेयर डी क्या होता है बेटा, एक्स माइनस ए। ए कोई भी हम कल्पित माध्य निकालते हैं एक्स की लाइन में से। एक्स जो आप क्लास मार्क की लाइन बनाएंगे उसका कोई बीच का पॉइंट हम ए मान लेते हैं और फिर एक्स में से ए घटाते घटाते ए निकालते हैं। ये सब कुछ आपको आता है। फिर नेक्स्ट है मीडियन फॉर्मूला, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एच क्या है, वर्गों का अंतर, क्लास साइज। सी एफ निकालना पड़ता है मीडियन के लिए, हमें संचयी बारंबारता की टेबल बनानी पड़ती है। तो सारे क्वेश्चंस आपने फिर से रिवाइज करने हैं। एन बाई 2 है ना, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो n है, उसको 2 से भाग करना है, फिर मीडियन क्लास मिल जाती है हमें और इसको यहाँ माइनस करना है। फॉर्मूले में यहाँ माइनस है। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा मॉड, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 क्या होती है, मॉडल क्लास की अपनी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 उससे पहले वाली और F2 उसके बाद वाली। यहाँ पे हम F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सारा इस ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, बाहर लोअर लिमिट प्लस हो रही है, इधर भी और इधर भी। और अगर हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं तो हमेशा उन्हें क्लास इंटरवल्स में चेक करते हैं, जिससे हमें मीडियन क्लास मिल जाती है या मॉडल क्लास मिल जाती है। और लास्ट फॉर्मूला इसमें है बेटा इन तीनों का रिलेशन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मॉड। तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार वो हमें 2 चीज़ें निकालने के लिए दे देता है और कहता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली तीसरी चीज़ बताइए, तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मॉड। तो 15 बेटा प्रोबेबिलिटी है, जिसमें प्रोबेबिलिटी का सारा टोटल 1 होता है और 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा बराबर भी हो सकती है लेकिन 0 और 1 के से तक रहती है। ई संभव घटना को कहते हैं और ई बार असंभव घटना को। हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। अब हमें कुछ ये देखिए, सम संख्या 2 से भाग होने वाली, विषम 2 से भाग ना हो, भाज्य जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, अभाज्य केवल 2 ही गुणनखंड हो, और 1 को कभी भी ना भाज्य मानते हैं ना अभाज्य। गुणज और गुणनखंड आपको पता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं 1 से 5 तक। अगर टोटल संख्या हम देखेंगे तो आपने क्या करना है, दोनों लिमिट्स को आपस में घटा दो, 5 में से 1 और फिर जमा 1 कर दो। ऐसी 52 में से 41 घटाया फिर जमा 1, फिर बिटवीन अगर बोला जाए तो घटा 1 करेंगे। बीच में अगर आपसे नंबर मांगे जाए तो आप घटा 1 करोगे दोनों लिमिट्स को घटा के, और
से और तक बोलता है तो जमाए। फिर ये क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लीजिए बेटा। उसके बाद 2 डाइस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके का क्वेश्चन आता है PE अगर 0.32 है तो PE बार क्या होगा। एक में से घटाना होता है हमेशा, लेकिन वहीं आप गलती भी कर देते हैं, तो ध्यान से घटाना है बेटा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हुए। उसके बाद प्लेइंग कार्ड्स हैं 4 तरीके के, इसमें हमारे पास शेप होती हैं, 2 लाल कार्ड्स की लाइंस होती हैं, 2 ब्लैक कार्ड्स की, टोटल 52 होते हैं। सारा कुछ आपने रिवाइज कर लेना है। फिर लीप ईयर्स के लिए अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें। नॉन लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष ना हो, उसमें 365 दिन होते हैं, तो जो 364 दिन तक तो हफ्ते बन जाते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा बनता है। तो एक दिन वो कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है हफ्ते का एक दिन। तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम 7 है। अब इसने पूछा 53 संडेज, इसका मतलब संडे ही चाहिए उसे, तो इसका मतलब एक चॉइस है उसकी, फेवरेबल आउटकम एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1/7। अब नेक्स्ट में बोलता है 53 संडे या मंडे, 2 चॉइस मांग लेता है तो 2/7 हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन इसमें लीप ईयर के लिए, जिसमें कि 366 दिन होते हैं। तो अब की बार मेरे पास 2 दिन बचेंगे कोई से भी, तो वो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके से चॉइस 7 ही रही टोटल। अब उसने बोला 53 संडे, तो आप कौन कौन से चॉइस ले सकते हो, या तो संडे मंडे या सैटरडे संडे। तो आंसर बन गया 2/7। अब संडे या मंडे, तो इसमें सिर्फ मेरे को संडे और मंडे का ही कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आंसर मेरा बना 1/7। दैट्स ऑल बेटा। ये आपके पास एक तरीके से पूरा हमारे मैथमेटिक्स के शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए हैं। इसके अलावा भी कोशिश कीजिए कि हर चैप्टर की किसी ना किसी एक चैप्टर की डेली रिवीजन कीजिए, और साथ साथ ये नोट्स भी आपने रेगुलर चेक करने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, lots of love and prayers.